मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज पढ़ने वाले हैं बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिजिड रोटेटर। मैं हर बार यही कहता हूं कि बोर्ड पे फोकस बना के रखो, ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा क्लियर बिल्कुल। तो शुरू करता हूँ फिर मैं, रिजिड रोटेटर क्या होता है हमारा ये, ठीक है। तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग, रिजिड रोटेटर। वाह सर, क्या टॉपिक लाए हो छांट कर। देखो कितना इजी टॉपिक है। रिजिड रोटेटर को हिंदी में बोलते हैं हम दृढ़ रोटेटर। क्या बोलते हैं? दृढ़ रोटेटर। तो इसको पढ़ने से पहले एक मॉलिक्यूल पे विचार करते हैं। मॉलिक्यूल मतलब अणु पे डिस्कस करते हैं। मान लो मेरे पास H2 एटम है या मॉलिक्यूल है? बताओ जरा, एटम है या मॉलिक्यूल है? तो H2 मॉलिक्यूल है। क्या है? H2 एक मॉलिक्यूल है। क्यों मॉलिक्यूल है? क्योंकि इस H2 में फास्ट स्पीड चली थी मेरी यार, सारी पूरी कहानी उड़ा गई तेरे बस की बात नहीं। H2 बताओ जरा, H2 एटम है या मॉलिक्यूल है? फास्ट, H2 क्या है? एटम है या मॉलिक्यूल है? H2 क्या है? मॉलिक्यूल है भाई, क्योंकि मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 2 एटम्स है, यानी कि एक मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? एक न्यूक्लियस ये होगा, एक न्यूक्लियस ये होगा, यानी कि एक हाइड्रोजन ये होगा, एक हाइड्रोजन मेरे पास ये होगा, इसका नाभिक ये होगा, इसका नाभिक ये होगा। अब 2 नाभिकों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं भाई? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा इसका? बिल्कुल सेंटर में होगा, ना इधर होगा ना इधर होगा, क्योंकि दोनों के मास कैसे हैं? बराबर हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहाँ होगा? बिल्कुल सेंटर में होगा। ठीक है, रोटेट कहाँ करेगा ये? तो रोटेट करता है ये इस सेंटर से होकर जाने वाली अक्ष के परिता क्या करेगा? रोटेट करेगा। ये इधर को रोटेट करेगा और ये वाला इधर को रोटेट करेगा। अब सर बात ये आती है कि ये रिजिड रोटेटर क्या होता है? तो भाई ये H2 मॉलिक्यूल रिजिड रोटेटर तो है। क्यों है रिजिड रोटेटर? उसका भी रीजन ये होता है कि जब ये मोशन करेगा, जब ये रोटेट करेगा, क्या करेगा? जब ये रोटेट करेगा तो इस बॉन्ड लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए बोला जाता है इसको रिजिड रोटेटर। यानी कि किसी मॉलिक्यूल द्वारा घूर्णन करने पर, ध्यान देना, किसी मॉलिक्यूल द्वारा घूर्णन करने पर, किसी मॉलिक्यूल यानी किसी अणु द्वारा क्या करने पर? घूर्णन करने पर। ठीक है बेटे, घूर्णन करने पर। बहुत बढ़िया सर, घूर्णन करने पर, किसी अणु द्वारा घूर्णन करने पर, ठीक है, उसकी बॉन्ड लेंथ में, उसकी बॉन्ड लेंथ में, काय में? बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो बॉन्ड लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी अणु द्वारा घूर्णन करने पर उसकी बॉन्ड लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे रिजिड रोटेटर कहते हैं। तो उसे रिजिड रोटेटर कहते हैं। ठीक है सर, तो उसे रिजिड रोटेटर कहते हैं। बड़ा सिंपल सा परिभाषा है। किसी अणु द्वारा घूर्णन करने पर उसकी बॉन्ड लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम रिजिड रोटेटर कहते हैं। तो रिजिड रोटेटर क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है जिसमें 2 एटम से मिलकर बना होता है, यानी कि जो 2 एटम से मिलकर बना होता है। समझ में आया यहाँ तक? ध्यान देना, किसी अणु द्वारा घूर्णन करने पर उसकी बॉन्ड लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उस अणु को या उसे रिजिड रोटेटर कहते हैं। तो रिजिड रोटेटर एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो 2 एटम से मिलकर बनता है। ध्यान देना है इस लाइन पे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सपोज करो मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। मान लो इसका मास मैंने ज़्यादा कर दिया, इसका मास मैंने कम कर दिया। मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और ये मैंने क्या कर दिया? द्रव्यमान इसका ज़्यादा कर दिया, इसका द्रव्यमान मैंने ज़्यादा कर दिया। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा यार? सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका ज़रा मुझे बताना आप, कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास? उसका सेंटर ऑफ मास जिधर को मास ज़्यादा होता है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उधर को ज़्यादा हो जाता है। तो इसका जो इस समय सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इधर को होगा। सपोज करो मैंने इसका मास ज़्यादा कर दिया, इसका मास मैंने क्या कर दिया? ज़्यादा कर दिया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? इसके पास हो जाएगा। ठीक है, तो जिधर को मास ज़्यादा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उधर को ज़्यादा होती है। इस चीज़ के बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे अभी और, ठीक है। नहीं, फिलहाल तो मेरे पास परिभाषा, किसी अणु द्वारा घूर्णन करने पर उसकी बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड लेंथ मतलब 2 नाभिकों के बीच की दूरी में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो उसे हम रिजिड रोटेटर कहते हैं। अब जो पढ़ने वाले हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो हमारे पास ये आने वाला है, एनर्जी लेवल। ये मेरे पास बहुत बड़ा हेडिंग होने वाला है, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल्स ऑफ ए रिजिड रोटेटर, ठीक है सर, क्या बात है, ये आया टॉपिक दमदार। हाँ, ये टॉपिक है हमारे मतलब का, एनर्जी लेवल्स ऑफ ए रिजिड रोटेटर, यानी कि
रिजिड रोटेटर के लिए ऊर्जा स्तर, ठीक है, करवाएं फिर इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, पढ़ के जाना, पेपर में 100% श्योर आएगा ये। देखो फिर सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, सबसे पहले ना मैं एक मॉलिक्यूल मानता हूँ सेम टू सेम ये वाला, जो कि 2 एटम से मिलकर बना होगा। माना, क्या मानूंगा मैं इसमें, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल माना एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसके एटम्स के द्रव्यमान क्रमशः, जिसके एटम्स के द्रव्यमान क्रमशः कितने मान लूँ मैं, बताओ ज़रा, m1 m2 है, m1 m2 है, या m1 तथा m2 है। बॉन्ड लेंथ कितनी मान लें, बताओ ज़रा मुझे। बॉन्ड लेंथ मेरे पास r है, ठीक है सर, बॉन्ड लेंथ कितनी हुई मेरे पास, r है, ठीक है भाई। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्व केंद्र, ये कितना मान लूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी c है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी c है। अब देखो आगे जरा ध्यान देना, एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये है, इसका मास मैंने माना m1, और एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये वाला है, इसका मास माना मैंने m2। ये मॉलिक्यूल बड़ा है, ये मॉलिक्यूल मेरे पास क्या साथ छोटा हो गया। तो अब मुझे ये बताओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसकी ज़्यादा होगी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर को होगी, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस। मान लो मेरे पास ये वाला m1 है, ठीक है, इसको मैं चलो यहाँ ले दे रहा हूँ, ये मेरे पास m1 हो गया और ये मेरे पास हो गया m2, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर को होगा या इधर को होगा, तो गुरुत्व केंद्र होगा मेरे पास ये c, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास r1, ठीक है, यानी कि m1 की गुरुत्व केंद्र c से दूरी कितनी हो गई, r1 हो गई, और m2 से गुरुत्व केंद्र c की दूरी हो गई मेरे पास कितनी, r2 हो गई, है ना। अब यहाँ से टोटल दूरी कितनी है मेरे पास, r है, टोटल दूरी कितनी है मेरे पास, r है। ध्यान देना इस लाइन पे जरा, जब मैंने लिखवाया है ये, ठीक है। नहीं तो मैंने क्या माना, देखो माना एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसके एटम्स के जो द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 है, बॉन्ड लेंथ कितनी है मेरे पास, r है, कितनी बॉन्ड लेंथ है बेटे मेरे पास, r है, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना मेरे पास c है, और इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जाने वाली एक्सिस के परिता ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, ये इधर को घूमेगा, ये इधर को घूमेगा। बिल्कुल ईजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है यार, ठीक है। नहीं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r1, अब ये जो तुम्हारे पास r होगा ना, वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, r1 प्लस r2 के बराबर होगा। ध्यान देना, मैं आगे इसका यूज़ करूँगा, r बराबर हो जाएगा r1 प्लस r2, ध्यान देना। तो अब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व केंद्र c से m1 की दूरी कितनी है, r1, यानी कि c से m1 की दूरी, शॉर्ट लिख दे रहा हूँ बिल्कुल, m1 की दूरी कितनी है मेरे पास, r1, तथा m2 की दूरी, ठीक है, c से m1 की दूरी r1 तथा m2 की दूरी कितनी है बेटे, m2 की दूरी कितनी है मेरे पास, r2 है, ठीक है, कितनी है, r2 है। एक बात ये आती है कि गुरुत्व केंद्र के दोनों ओर आघूर्ण बराबर होता है। ध्यान दो जरा, गुरुत्व केंद्र के दोनों ओर, किसके, गुरुत्व केंद्र के, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं इसको, के दोनों ओर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दोनों ओर, ठीक है, जो आपके पास आघूर्ण होता है वो बराबर होता है, आघूर्ण बराबर होता है, ठीक है सर, बराबर तो होता है, पर ये सर आघूर्ण होता क्या है, द्रव्यमान गुणा दूरी, द्रव्यमान गुणा दूरी को हम क्या बोलते हैं, आघूर्ण कहते हैं। यानी कि m1 r1 बराबर m2 r2, समीकरण नंबर मेरे पास हो गई फर्स्ट। क्या ये यहाँ तक समझ में आया, m1 r1 आर इक्वल टू m2 r2 समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से यहाँ तक का गुण और यहाँ से यहाँ तक का गुण दोनों कैसे होंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, इसको कर देता हूँ मैं इरेज, क्योंकि इसका हमारे पास कोई भी काम नहीं है अब, ठीक है। नहीं तो मेरे पास क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र के दोनों ओर आघूर्ण बराबर होता है, तो m1 r1 बराबर m2 r2। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास हेडिंग क्या है, एनर्जी लेवल ऑफ ए रिजिड रोटेटर। कहने मतलब यह है कि हमारे पास एक ऐसा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसके एटम्स का जो मास है वो m1 m2 है, बॉन्ड लेंथ कितनी है, r है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी c है, जिसके परिता क्या करेगा, ये रोटेशन करेगा, ठीक है। नहीं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी c से m1 की दूरी कितनी है, r1 है, c से m2 की दूरी कितनी है, मेरे पास r2 है। दोनों का आघूर्ण कैसा बराबर है, इधर भी और उधर भी, है ना। अब निकाल लेंगे, क्योंकि घूम रहा है किसके परिता, किसी एक्सिस के परिता, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जाएगी एक्सिस, उसके परिता रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो उसके पास होगा जड़त आघूर्ण। तो देखो कुल जड़त आघूर्ण निम्नलिखित प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। तो निकाल रहा हूं मैं इसके बाद में, कुल जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया
आई इक्वल टू 1/2, यानी कि मैं थोड़ा नीचे करके लिखूँ इसको, आई इक्वल टू 1/2 नहीं आता इसमें, खाली आता m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। बहुत बड़ा होने वाला, आई इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ध्यान देना ये आई की वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास, ठीक है सर। कुल जड़त अगुण आई इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगर मैं इसको लिखूं m1 r1 और मैं कर दिया मैंने r1, ठीक है सर, ठीक है नहीं, ये ध्यान देना ये मैंने अलग अलग कर दिए, ऐसे m2 r2 और फिर मैंने r2 मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है सर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप क्या करने वाले हो, देखो m1 r1 r इक्वल टू है m2 r2 के, यानी कि m1 r1 की जगह आप m2 r2 रख दो और m2 r2 की जगह आप m1 r1 रख दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी रीज़न आता है। देखो यहाँ पे m1 r1 की जगह रख दूंगा मैं m2 r2, ये हो जाएगा मेरे पास r1। ऐसे यहाँ पे देखो m2 r2 की जगह रख दूंगा मैं m1 r1 r2। अब साहब हमें यहाँ से कुछ कॉमन मिल गया, हाँ सर कॉमन मिल गया, r1 r2 कॉमन मिल गया मुझे, m2 प्लस m1 सर ऐसे रह जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये मेरे पास आ गया आई की वैल्यू, इक्वेशन नंबर कोई मेरे पास थर्ड समीकरण है, बहुत सारी बनने वाली है, इसमें बहुत सारी इक्वेशन बनने वाली हैं, ठीक है। बट यू नो डेट के r जो होता है वो r1 प्लस r2 के बराबर है, ठीक है सर। r जो है, बट r जो है भाई वो r जो है बराबर आया वो r1 प्लस r2 के बराबर आया, क्या बात है सर। अगर यहाँ से मैं r2 की वैल्यू फाइंड करूँ तो प्लस का r1 है बराबर के इधर लेके जाओ, क्या पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा माइनस में, ठीक है सर। अब r2 बराबर आ गया r माइनस r1। अब क्या करने वाला हूँ मैं भाई, बड़ा लंबा क्वेश्चन है यार ये तो है, कोई बात ना है, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतनी समझ में आएगा, बस समझ में आ जाए। कितना भी बड़ा टॉपिक है अगर समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत इजी है, लेकिन समझ में नहीं आया तो छोटा सा टॉपिक भी क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है वो। तो r2 बराबर r2 बराबर r माइनस r1 आया है, तो जहाँ पर समीकरण 1 में r2 है वहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, r माइनस r1 रख दूंगा, ठीक है। जहाँ पर r2 है वहाँ क्या रख दूंगा मैं, r माइनस r1 रख दूंगा, ठीक है सर रख दो। चलो आप देख लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा यार। तो समीकरण 1 से, ठीक है भाई, लो साहब समीकरण 1 से बात कर रहे हैं हम, तो मेरे पास आ गया m1 r1 बराबर m2 r2 की जगह आ जाएगा मेरे पास r माइनस के r1। अब भाई आप लोगों ने मैथमेटिक्स अगर पढ़ी है तो m2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, m2 की मल्टीप्लाई करो r से, फिर m2 की मल्टीप्लाई करो r1 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास m2r, ठीक है सर। फिर m2r1, क्या बात है, m1 r1। अब जो ये तुम्हारे पास माइनस का आप देख रहे हो, जब बराबर के इधर लाओगे तो काय में आएगा, ये प्लस में आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा मेरे पास। देखो जब प्लस में आएगा तो यहाँ से मैं डायरेक्टली एक स्टेप कट कर दे रहा हूँ, समझ जाओगे आप। माइनस को बराबर के इधर लेकर आओ, प्लस में आ जाएगा, तो मैं यहाँ से r1 कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास बचेगा सिर्फ r1 मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा m1 प्लस m2 r इक्वल टू m2r, ठीक है। अब जो ये गुणा वाला उधर काय में आ जाएगा बेटे, भाग में आ जाएगा, तो r1 बराबर हो गया मेरे पास m2r अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये आ गई मेरे पास r1 की वैल्यू। ध्यान देना किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, ये आ गई मेरे पास r1 की वैल्यू m2r m1 प्लस m2। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना, इसके बाद देखते हैं। आ गई वैल्यू, तो ये r1 की वैल्यू आ गई m2r अपॉन m1 प्लस m2 आ गई। अब इसी प्रकार r1 की जगह आप इसी प्रकार आप r2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। मैं यहाँ लिख दे जाऊँ इसी प्रकार, ठीक है सर, इसी प्रकार आप यहाँ से r2 की वैल्यू फाइंड करो, तो बस बदलाव इतना होगा कि यहाँ पे m1 आ जाएगा, m1r अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास m1 प्लस m2 आ गया। अब देखो r1 की वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास, r2 की वैल्यू फाइंड हो गई, तो हम क्या करने वाले हैं, इस बेचारा r1 का और r2 का मान उठा के समीकरण रख देंगे 3 में, ठीक है। तो देखो r1 तथा r2 का मान समीकरण काय में रख दोगे आप, समीकरण थर्ड में रखने पर, दिख रहा है ना, बोलो क्लियर, मैं दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो r1 r2 का मान रखो यहाँ पे उठा के, तो ये i बराबर हो जाएगा मेरे पास, जहाँ r1 r2 है ना, जहाँ पर r1 है वहाँ रख दूंगा मैं m2r अपॉन m1 प्लस के m2, ठीक है। गुणा आ गया मेरे पास, बहुत बढ़िया, गुणा का चिन्ह है। r2 बराबर आ गया m1r अपॉन m1 प्लस m2, और ये है मेरे पास m2 प्लस m1, ठीक है साहब। ये सही है, जैसे जे कट गो। अब i इक्वल टू मेरे पास आ गया, देखो m1 m2
m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, और इंटू आर स्क्वायर, एक आर गुणा में खाता जुड़ जाती है, पता होना चाहिए आपको। तो ये आ गया मेरे पास आर स्क्वायर आ गया। अब देखो आई इक्वल टू जहाँ ये डेटा है वहाँ लगा दूंगा मैं म्यू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई मेरे पास? थर्ड। सेकेंड थर्ड के बाद आगे मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 जहाँ म्यू जो है ना, ये म्यू ये है तुम्हारे पास रिड्यूस्ड मास, ठीक है। आर इक्वल टू यानी कि रिड्यूस मास म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है नहीं, ये आ गया, ठीक है। तो रिड्यूस मास म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, करेक्ट, यहाँ तक आ गया। अब आई का मान मैंने निकाल दिया। अब आप जानते हो कि भाई जो तुम्हारे पास रिजिड रोटेटर है या मॉलिक्यूल है उसकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, बताओ ज़रा। देखो, और रोटेटर की किसकी, और रोटेटर की गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये वो वाली गतिज ऊर्जा है जब अणु रोटेशन मोशन करता ही नहीं है, यानी कि E बराबर 1/2 mv² v1² प्लस 1/2 m, ये m1 आ जाएगा, इधर मेरे पास m2 v2² आ जाएगा। जहाँ v1 तथा v2 जो है ना बेटे, वो v1 तथा v2 m1 तथा m2 के लीनियर वेलोसिटी है, m1 तथा m2 के रेखीय वेग है। चलो हिंदी में दे रहा हूँ यार मैं, रेखीय वेग है, ठीक है, जहाँ v1 एंड v2 m1 तथा m2 के रेखीय वेग है, ठीक है। अब अणु जो है ना हमारे पास, मान लो घूर्णन करते हुए अणु का या घूर्णन करते हुए रोटेटर का, या बोलो उसको अणु घूर्णन करते हुए अणु का कोणीय वेग, क्योंकि जब रोटेट करेगा तो उसके पास रेखीय वेग नहीं होगा। ये रेखीय वेग कब होगा? जब वो क्या करेगा, एक लीनियर पथ पे गति करेगा, यानी कि एक सीधी रेखा में गति करेगा, जैसे सड़क पे गति कर रहा हो, तो ये वाला वेग होता है रेखीय वेग। लेकिन जब एक रोटेशन यानी कि रोटेटर एक वृत्ताकार पथ पे या जब घूर्णन गति करता है, इस टाइप से गति करेगा, तो उसके पास जो वेग होता है वो कोणीय वेग होता है, ओमेगा वेग होता है, ठीक है नहीं। अब देखो उसी के उसमें हम निकालेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा, ठीक है नहीं। जब देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जब रोटेटर यानी कि जब अणु घूर्णन गति करता है, या मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे घूर्णन करते हुए अणु का, घूर्णन करते हुए अणु का कौन सा वेग बेटे? कोणीय वेग, घूर्णन करते हुए अणु का कोणीय वेग ओमेगा हो तो ध्यान देना जरा, घूर्णन करते हुए अणु का कोणीय वेग ओमेगा हो तो अणु की घूर्णन गतिज ऊर्जा, बस वो भी देख लेते हैं क्या इसका कोई यूज़ होगा, ठीक है। R1 R2 का मान निकल कर I बराबर ओमेगा R² आ गया, ठीक है। चलो आगे देख लेंगे जिसका भी यूज़ होगा। इसको मैं कर देता हूँ इरेज, क्योंकि बहुत बड़ा यूज़ होने वाला है इस चीज़ का। कर दिया मैंने इसको इरेज, देखा जाएगा जो होगा आगे, ठीक है। आगे देखो इतना m1 तथा m2 का रेखीय वेग है, घूर्णन करते हुए अणु का कोणीय वेग कितना हो, ओमेगा हो, तो अणु की घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला चेक करते हैं। E बराबर हो जाएगा बेटे हमारे पास 1/2, ठीक है, m1 ओमेगा स्क्वायर और r1², ठीक है, 1/2 m2 ओमेगा स्क्वायर और r2²। आ गया इतना कंप्लीट, ठीक है। मैं यहाँ से क्या ले रहा हूँ कॉमन, मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ 1/2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अंदर आ जाएगा मेरे पास m1 r1² और m2 r2² हो गया। और ये किसके बराबर है? इक्वेशन नंबर 2 देखो आप, जो मैंने लिखवाया आपको, I बराबर लिखवाया वहाँ पे, I बराबर m1 r1² प्लस m2 r2²। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से चेक कर लेना कि मैंने इरेज कर दिया, देख लेना इक्वेशन नंबर 2 है या 3 है, पर मेरे ख्याल से 2 ही इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है नहीं। तो ये मेरे पास आ गया E इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर I, चूंकि I बराबर m1 r1² प्लस m2 r2², ठीक है। ध्यान देना इसकी जगह मैंने सिर्फ I लगा दिया। अब अगर मैं यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का मान निकालूंगा तो जो चीज़ गुणा वाली है वो, जो चीज़ भाग वाली है वो गुणा में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2E, और जो गुणा वाला है वो काय में आ जाएगा मेरे पास भाग में। तो इक्वेशन नंबर मेरे पास हो गई यहाँ पर 4 के बाद इक्वेशन हो गई मेरे पास 5। बहुत बड़ा यूज़ होने वाला है इसका। अब आप जानते हो कि भाई जो घूर्णन करते हुए अणु का कोणीय संवेग भी तो होगा। कोणीय संवेग क्या होता है तुम्हारे पास? L होता है। तो
तो घूर्णन करते हुए अणु का कोणीय संवेग को शो करते हैं हम एल से। एल हो तो एल का बेटा एक फॉर्मूला आता है आई बराबर आई ओमेगा। कभी आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। ये 11वीं क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल से दे रखा है, जड़ता गुण, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, सब कुछ दे रखा है वहाँ पे। आप पढ़ लेना चैप्टर नंबर 7 के आसपास, ये चैप्टर नंबर 7 या 8 है, ठीक है नहीं। तो घूर्णन करते हुए अणु का कोणीय संवेग एल हो तो एल बराबर आई ओमेगा। बट इसका एक फॉर्मूला और भी आता है, आपने पढ़ा बोर के नियम से, MVR इक्वल टू NH/2π। ये होता है बोर के नियम से, यानी कि कोणीय संवेग जो होता है वो H/2π का पूर्णांक गुणज होता है। पढ़ा नहीं पढ़ा? बोर का नियम ना पढ़ा हो तो मैं डाल दूंगा वीडियो, देख लेना आप। MVR बराबर NH/2π, यानी कि कोणीय संवेग जो होता है वो H/2π का पूर्णांक गुणज होता है, ठीक है नहीं। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा L, बस क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, L आ जाएगा मेरे पास, और मेरे पास N की जगह आगा यहाँ J। क्या आगा मेरे पास? J क्या है? रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है, यानी कि घूर्णन क्वांटम संख्या होती है। J बराबर हो गया तुम्हारे पास H/2π, J बराबर H/2π, जहाँ J क्या है ये बता दो बेटे जरा। जहाँ J जो है वो है रोटेशनल, चलो हिंदी में लिख दे रहा हूँ यार मैं, घूर्णन क्वांटम संख्या, ठीक है सर। J क्या है? घूर्णन क्वांटम संख्या। H क्या है? प्लांक कांस्टेंट, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है। प्लांक, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 ... H क्या है? प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। अच्छा बेटा जरा इसका मान बताओ मुझे क्या होगा। इस H प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.64 × 10⁻34 जूल सेकेंड। याद होना चाहिए यार आपको, BSc में पढ़ रहे हैं आप लोग। तो J बराबर घूर्णन क्वांटम संख्या है, H क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। बट यू नो डेट कोणीय संवेग क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। कोणीय संवेग कैसा होता है? क्वांटीकृत होता है। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, कोणीय संवेग कैसा होता है बेटे? कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। कोणीय संवेग कैसा होता है? कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। ध्यान देना, क्वांटीकृत होता है। कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है, जो निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है, ठीक है। कोणीय संवेग कैसा होता है? क्वांटीकृत होता है, जो निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। अब कैसे ज्ञात करोगे वो भी इसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है भाई। इसको मैं कर देता हूँ इरेज, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से देखा जाएगा अगर कहीं इसका यूज़ भी होगा तो, ठीक है। वैसे तो कोई यूज़ होगा नहीं इसका, हुआ तो देखा जाएगा फिर। चलो देखो फिर, ठीक है नहीं। तो कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है, जो निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो कैसे ज्ञात करोगे? एल का फॉर्मूला लगा दो पहले। तो मेरे पास एल का फॉर्मूला आएगा, देखो, एल इक्वल टू J रूट में आएगा J प्लस 1 और H/2π, ठीक है नहीं। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ठीक है सर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। जब दोनों पक्षों का आप स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास L²। तो रूट से वर्ग क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मेरे पास बचेगा सिर्फ कितना? J प्लस 1, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास H का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 हो गया, 4π², है ना। अब देखो L का मान कितना है? L का मान है आई ओमेगा। कितना है? L का मान है आई ओमेगा। जब मैं L की जगह आई ओमेगा लगाऊंगा तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा I² ओमेगा² बराबर हो जाएगा J प्लस 1 H²/4π², ठीक है। यू नो आप जानते हो कि L बराबर कितना रखा है मैंने? आई ओमेगा रख दिया, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है रियलिटी में, ठीक है। अब देखो समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ से। अब फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ मतलब ओमेगा² की वैल्यू है 2E/I। जहाँ ओमेगा² है वहाँ क्या रख दूंगा मैं? 2E/I, ठीक है। तो J प्लस 1 H²/4π²। तो एक आई से एक आई कट गया, नहीं कट गया। अब देखो जो गुणा वाला वो उधर काय में आ जाएगा, भाग में ले जाऊंगा मैं इसको उठा के। तो E बराबर आ जाएगा, देखो जो गुणा वाला वो भाग में आएगा, 4 दूनी 8 ही तो होते हैं। जो गुणा वाला I है वो मेरे पास काय में आ गया, भाग में आ गया। बचा मेरे पास J प्लस 1, ये तो बचा मेरे पास, ठीक है सर। तो ये मेरे पास आ गया, ये किसका फॉर्मूला आया? इसको बनाओ इक्वेशन नंबर कौन सी बनी मेरे पास? ये इक्वेशन बनी है 5 के बाद ये इक्वेशन आ गई मेरे पास 6, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी आ गई मेरे पास? 6 आ गई है। ध्यान काम में आ गई इक्वेशन ये वाली बहुत ज़्यादा। तो इक्वेशन नंबर मेरे पास 6 आ गई है। और ये क्या है तुम्हारे पास? ये है घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र है। ये क्या है? ये है घूर्णन गतिज ऊर्जा
का सूत्र या गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। ठीक है, यह घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। ठीक है, इसके बाद देखो जरा से करके, अभी आगे और भी यूज़ कर रहा है। इसकी जगह ना मैं इस h²/8π² की जगह मैं रख दूंगा b। कितना रख दूंगा मैं? b रख दूंगा, तो b j+1 आ जाएगा। जहाँ b क्या है बेटे, ये जहाँ b को रोटेशनल कांस्टेंट यानी कि घूर्णन नियतांक कहते हैं। जहाँ b को घूर्णन स्थिरांक कहते हैं, घूर्णन स्थिरांक कहते हैं। जहाँ b को घूर्णन स्थिरांक कहते हैं, जहाँ b को घूर्णन स्थिरांक कहते हैं, तो b r h²/, ठीक है, 8π²i। ठीक है, नहीं, ये क्या है मेरे पास? घूर्णन स्थिरांक होता। अब जब मेरे पास क्या पॉइंट है, अगर मैं दोनों पक्षों में समीकरण 6 में दोनों पक्षों में SC से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान सेंटीमीटर इनवर्स में निकल जाएगा। तो समीकरण देखो, समीकरण 6 में दोनों पक्षों में, काय में? दोनों पक्षों में, समीकरण 6 में दोनों पक्षों में गुणा कर दो बेटे। कैसे गुणा करोगे तुम? SC से भाग करने पर, भाग करने पर घूर्णन गतिज ऊर्जा सेंटीमीटर इनवर्स में ज्ञात हो जाती है। ठीक है, देखो मैं कर रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ इरेज, क्योंकि अब ऐसा कोई काम भी नहीं रहा है। तो आगे देखो जरा, हो जाती है ना। अब देखो करो जरा, तो इसमें ई में मैं भाग कर दूंगा, किससे? SC से भाग कर दूंगा, कर दी मैंने। ठीक है, यहाँ भी भाग कर दो आप, h²/8π² IHC, यहाँ भी भाग कर दी मैंने। ठीक है, ये आ गया मेरे पास j+1। अब देखो एक SC एक S कट जाएगा मेरे पास, और जो ये E/SC है इसकी जगह आ जाएगा ε/j। क्या आ जाएगा? ε/j। और ये आ गया मेरे पास h/8π²IC j+1। तो जहाँ ε/j को हम क्या बोलते हैं? घूर्णन पद कहते हैं। ध्यान देना, जहाँ ε/j को हम क्या बोलते हैं बेटे? घूर्णन पद कहते हैं, रोटेशनल स्टेप कहते हैं, घूर्णन पद कहते हैं। और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आती है ε/j की? वो आती है तुम्हारे पास E/SC। ध्यान देना, E/SC, ये इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, कितनी आई मेरे पास? ε/j की वैल्यू E/SC। तो ये था एनर्जी लेवल, यानी कि ऊर्जा पद बोल दिया मैंने इसको, या फिर मैं बोल देता हूँ इसको घूर्णन पद के लिए व्यंजक, पूरा फाइनल हो गया। ठीक है, नहीं। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो ये पेपर में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हिंदी में बता रहा हूँ मैं आपको। दृढ़ रोटेटर क्या होता है? और इसके ऊर्जा स्तर के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, ऊर्जा स्तर के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। एक बार और बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछेगा? दृढ़ रोटेटर क्या होता है और इसके ऊर्जा स्तर के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए या व्यंजक का व्युत्पन्न कीजिए। तो पूरे का पूरा व्यंजक मैंने प्रूफ कर दिया। इसमें तुम्हारे पास घूर्णन पद भी आ गया, ठीक है नहीं, घूर्णन स्थिरांक भी आ गया, और उसकी गतिज ऊर्जा का सूत्र भी आ गया, जड़त्व अघूर्ण भी आ गया, कुछ बचा नहीं है। पूरे का पूरा व्यंजक मैंने प्रूफ कर दिया। ऐसे ही नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।